देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला, प्रदेश भर में विरोध के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में भारी उत्साह, 1 बजे तक 61.11% मतदान। गोविंदपुर जाम के खिलाफ ट्रैफिक डीएसपी का अभियान, अवैध पार्किंग पर कटे चालान। खदान के पानी में समाई मासूम, 30 घंटे से जारी तलाश। झारखंड में बारिश वज्रपात का अलर्ट, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में पत्रकारों पर हुए हमले के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से इस घटना की कड़ी आलोचना की जा रही है। नेताओं ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बताते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने पूरी घटना को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये घटना दुर्भाग्यजनक है और मतलब इस तरह का घटना कहीं ना कहीं सरकार के भी छवि धूमिल करता है। तो ऐसे लोगों पर हमको लगता है जो कड़ाई से डील करना चाहिए। जो लोग मारपीट किए उस पर FIR होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुखद बात है। डॉक्टर इरफान अंसारी जो है वो हमको लग रहा है डॉक्टर कहलाते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से विकृत हैं। क्योंकि पत्रकार जो है वो आपको देश का, राष्ट्र का चौथा स्तंभ है। वो तो निष्पक्ष होता है, वो किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। सामाजिक जो होता है सच्चाई उस पर दिखाते हैं, या अच्छा हो या खराब हो। समाज का आईना है प्रेस। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका गुंडा ही कहा जाए कि गुंडा तत्व का जो उनका समर्थक था वो हमला कर दिए प्रेस पर। ये बहुत ही दुखद बात है। देखिए, समाज में, देश में, राज्य में कानून है और हर चीज़ कानून के तक ही चलता है। जहाँ तक उस घटना की बात है, पत्रकार को जो हत्याबाई किया है या जिस तरह का भी घटना हुआ, ये निंदनीय है। हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये जांच का भी विषय है कि इस परिस्थिति में इन लोगों ने पत्रकार पर हमला किया। अगर ये मंत्री का आदेश है तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह का आदेश वो दे सकते हैं। और सिक्योरिटी का अपना सिक्योरिटी के जाने पर पत्रकारों पर हमला किया जाएगा। ये जो देखिए, आप लोग चौथा स्तंभ है और जो सच है उसको लाने का काम आप लोग करते हैं। और अगर किसी तरह का बात आप लोगों ने सच्चाई के बात अगर रखने का काम किया है और वहाँ अगर इस तरह का घटना घटता है तो ये बड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज राज्य के 142 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का उत्साह साफ झलक रहा है। मतदान की रफ्तार तेज रही और दोपहर 1 बजे तक करीब 61.11% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई। बता दें कि दूसरे चरण में कुल 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, जो राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में निर्णायक माना जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस की भारी तैनाती के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से कराने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं पानीहाटी सीट से भाजपा उम्मीदवार और RG कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया कि TMC के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला करने की कोशिश की और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो वहीं भवानीपुर और नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी जब एक मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस सब के बीच भी मतदाताओं का उत्साह
कम होता नहीं दिख रहा है। गोविंदपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम के खिलाफ ट्रैफिक डीएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को गोविंदपुर, टुंडी रोड और बलियापुर रोड पर विशेष अभियान चलाकर अवैध पार्किंग में खड़ी दर्जनों गाड़ियों का चालान किया गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जाम की समस्या से आम लोगों को राहत दिलाना है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सड़क पर अवैध कब्जा और गलत पार्किंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह अभियान तेज कर दिया गया है। धनबाद के गोविंदपुर में लगने वाले भीषण जाम की समस्या से अब जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाला है। धनबाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और धनबाद के जो ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह है, उन्होंने अभी पूरे स्थल का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सर्विस लेन पर जो गाड़ियां अनाधिकृत रूप से खड़ी करके और जाम का एक मुख्य कारण जो बनते थे, उन पर भी नोटिस जारी किया गया है, उनको भी पकड़ा गया है। कई टोटो, टेम्पो और बस चालकों को भी जो है चालान काटा गया है, ताकि आइंदा आगे से वो अनाधिकृत जगहों पर गाड़ियां न लगाएं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। गोविंदपुर में जैसा है कि एलिवेटेड रोड बनने के कारण सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हुई है, जिससे लगातार यहाँ जाम की समस्या रह रही थी। तो कुछ जो कट था उसको हम लोग बंद किए हैं, तो लगभग 90% उसमें निजात मिला। लेकिन अवैध पार्किंग को लेकर के खास करके राजेंद्र चौक, टुंडी मोड़ के पास या बलियापुर मोड़ के पास कुछ ऑटो, टोटो या फिर बस जिनको बताया गया है कि वो आगे जाके रोकें, वहाँ पब्लिक को आगे जाके लें, फिर भी वो टर्निंग के आसपास रोकते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक ऑटो, टोटो को एवं कई बसों को भी जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग करते हैं, जिनसे लोगों को कहीं न कहीं जाम की समस्या जिसके कारण से आती है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को बार बार मेरे तरफ से अपील किया जा रहा है, हमारे सीनियर सारे वरीय पदाधिकारी, कि ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, तो इसमें सड़क की चौड़ाई सामान्य रूप से कम हुई है, तो आप इसमें मदद करें। अनावश्यक रूप से आप जो निर्धारित प्रशासन सोच समझ के किया है, आप उन जो जगहों पे जाके कार को पार्क करें। हम लोग अपने ही चाह रहे हैं कि पब्लिक को कम से कम समस्या हो, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी पूर्वक अवैध रूप से पार्किंग नहीं करें, ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ा करें, पब्लिक को चढ़ाए जहां से कि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो कुछ लोग दुकानदार जो है वह तो सड़क पर, सर्विस लेन पर गंदगी भी फेंक देते हैं, कचरा भी फेंक देते हैं। उस संबंध में भी तो स्थानीय प्रशासन है, थाना प्रभारी हैं या सीओ हैं, तो उनके द्वारा देखा गया है। सीओ के द्वारा इंक्रोचमेंट हटाने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है, कुछ हटा है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया चलते रहेगी तो हम लोग इस इलाके को थोड़ा खाली रख सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, लगातार आप लोग के द्वारा इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, लोगों को बताया नहीं, हम बात समझ रहे हैं, तो इसी के लिए तो उनको बार बार अवेयर भी किया जाता है कि आप यहाँ ये जाम की समस्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है गोविंदपुर के लिए। हालांकि अब हम लोग लगभग 90% से अधिक उसमें कंट्रोल कर चुके हैं, फिर भी लोगों से अपील है और उनको समझाते भी रहते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं, चालान भी उनके विरुद्ध करते हैं, ताकि लोगों में सुधार हो। और सुधार हुआ है, नंबर ऑफ परसेंटेज कम हुआ है अवैध पार्किंग करने वालों का, और हम लोग की कार्रवाई से उसका असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये लगभग प्रायः लोग नहीं करें, ताकि हम और सुचारू व्यवस्था कर सकें। धनबाद मोड़ कब तक खुलेगा लगभग? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धनबाद मोड़ को बंद करने से जाम की बड़ी समस्याएं समाप्त हुई है और लोगों को बहुत परेशानी भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, ये आगे सड़क विभाग वालों से बात करेंगे, तो आशा है कि 4-5 महीने में वो खुलने की संभावना है। तो जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लगभग दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया है और उन्हें यह हिदायत दी गई है कि आइंदा अनाधिकृत जगहों पर पार्किंग न करें और जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि कौवा बांध से लेकर रतनपुरा तक जो 3 से 4 किलोमीटर तक लगभग लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रही है, और जिस कारण से कहीं ना कहीं रोड जो है वो संकीर्ण हो चुका है और जाम की समस्या आए दिन लगती रहती है। उसी कारण से ट्रैफिक
पुलिस के ऊपर भी बर्डन पड़ा है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में ट्रैफिक विभाग भी लगी हुई है। साथ ही धनबाद मोड़ की बात करें तो धनबाद मोड़ के कट को बंद कर दिए जाने से कई लोगों को यहाँ गुजरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सुभाष चौक में लगने वाले जाम के ऊपर भी बात किया और कहा कि वहाँ पर भी दिशा निर्देश जो ट्रैफिक जवान है उन्हें दी गई है कि अनाधिकृत रूप से लोगों को जो गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं उनको रोका जाए और साथ ही इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं धनबाद के लोगों को, खासकर गोविंदपुर के लोगों को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। और इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का भी अभियान लगातार जारी रहेगा और गोविंदपुर को जाम मुक्त बनाने की जो ठानी है ट्रैफिक पुलिस ने उसे करके दिखाना है। यही बात ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कही। हालांकि अब देखना है कि लगातार ट्रैफिक विभाग का दौरा चल रहा है, ट्रैफिक विभाग अपने काम पर जो है वो अडिग है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जाम की समस्या उत्पन्न होती है, वो कैसे ठीक हो पाए। पूर्ण काल में गोविंदपुर में जो होने वाली जाम की समस्या, इससे निजात कैसे मिलेगी वह भी देखना है। लेकिन फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहे मिरर मीडिया सहयोगी। धनबाद के निरसा क्षेत्र स्थित ईसीएल की राजपुरा खदान से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय रुम्पा बावरी नहाने के दौरान खदान के पानी में लापता हो गई। घटना के बाद से करीब 30 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस बीच स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी और झामुमो नेता लखी सोरेन ने घटनास्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इलाके में गम और चिंता का माहौल बना हुआ है। कल 3-4 बच्चे लोग यहाँ पर नहाने आए थे, उसमें से एक बच्ची जो है वो फिसल कर डूब गई और कल 8 बजे से लेकर अभी तक लोग लोकल लेवल पर प्रयासरत है। अभी एनडीआरएफ की टीम आई हुई है, वो लोग भी खोजबीन अपना जारी रखे। ना बहुत दुखद घटना है और ये खदान जो है असुरक्षित है और इसमें लोग नहाने के लिए आते हैं। अलबत्ता ये नहाने की जगह तो है नहीं, ये पानी सप्लाई यहाँ होता है। पूर्व के ईसीएल के खदान है यहाँ और किसी तरह का सुरक्षा नहीं है यहाँ, इसलिए लोगों को यहाँ स्नान करने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। अगर भूले आए हैं तो इसी का परिणाम है। तैरना नहीं जानते होंगे बच्चे, वो आ गए हैं नहाने के दरम में, ये हुआ क्रम में। और हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ जो है इस तरह का सुरक्षा होना चाहिए, ये खुली खदान नहीं छोड़ना चाहिए, ईसीएल को भी देखना चाहिए। लेकिन इस तरह का तमाम बहुत सारा खदानें हैं जो खुली है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नागरिक खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। झारखंड के हजारीबाग में 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एन्यूरेंस की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें कर्मी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। उपायुक्त हेमंत सती ने लोगों से अपील की है कि सेंसस इंडिया पोर्टल पर जाकर स्वगणना में भाग लें और सही जानकारी दें। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही देश की विकास योजनाएं तय होती है, इसलिए इसमें सभी की भागीदारी बेहद जरूरी है। 1 मई से लेकर के और 15 मई तक हमारे ज़िले में सेल्फ इन्यूमरेशन किया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो census.gov.in पर जाकर के अपने सारी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से स्वगणना कर सकता है। और 16 मई से लेकर के और 14 जून तक हम लोगों का मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें इन्यूमरेटर्स घर घर जाकर के 33 प्रश्नों पर जवाब मांगेंगे और जिसमें अनेक तरह के प्रश्न हैं कि घर कब बना, उसकी छत पर क्या क्या कार्य किया गया है, नीचे क्या कार्य किया गया है, फर्श किसका बनाया गया है, ताकि एक पूरा डेटाबेस हम लोगों के समक्ष आ पाए। तो पहला चरण जो हम लोगों का है वो 1 मई से प्रारंभ होगा, जो कि 14 जून तक चलेगा, जो 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा और उसके अगले चरण में हमारे इन्यूमरेटर्स घर घर जाकर के वो सूचना। झारखंड में झुलसाती गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल को राजधानी रांची, पलामू, धनबाद और जमशेदपुर समेत राज्य के 10 से अधिक जिलों में हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई इलाकों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही
नमी और स्थानीय मौसमी बदलाव के कारण यह स्थिति बनी है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि वज्रपात जानलेवा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर झारखंड में मौसम का यह बदलाव जहां गर्मी से राहत देगा, वहीं लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।